हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। ये क्वेश्चन आंसर डिस्कशन का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने डिस्कस करे थे क्वेश्चन 1 to 8। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बाकी रिमेनिंग क्वेश्चंस, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8 to 16। तो जिसने भी पहले वो वीडियो नहीं देखा है उस वीडियो को जाके देखिए, उसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू करना। सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। सो क्वेश्चन नंबर 9 is a car starts from rest and accelerate uniformly to 20 meter per second in 5 seconds. It then travel at 20 meter per second for 10 seconds and finally applies brake with uniform acceleration to stop in 6 seconds. Find the total distance traveled. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम छोटा सा ग्राफ बनाने की कोशिश करेंगे। ग्राफिकल मेथड ज़्यादा अच्छा रहेगा एज कंपेयर टू रिमेनिंग अदर न्यूमेरिकल मेथड। तो इसका ग्राफ के लिए हम क्या करेंगे, दिस इज अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। क्वेश्चन में बोला हुआ है कि कार रेस्ट से स्टार्ट करती है तो वेलोसिटी जीरो होगी एट टाइम टी इक्वल्स टू जीरो, और यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट करती है वो 20 मीटर पर सेकेंड तक। तो हमारी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी आफ्टर सम टाइम, और वो टाइम है हमारे लिए 5 सेकेंड्स। तो ये 5 सेकेंड्स के बाद 20 मीटर पर सेकेंड हो गई। नाउ उसके बाद क्या बोला है, इट ट्रैवल्स एट 20 मीटर पर सेकेंड फॉर 10 सेकेंड्स। उसके बाद सेम वेलोसिटी से मूव करती है अगले 10 सेकेंड्स तक। अगले 10 सेकेंड्स का मतलब है 5 में 10 ऐड करने पर 15 सेकेंड्स हो जाएगा। फिर नेक्स्ट 6 सेकेंड्स में उसकी वेलोसिटी जीरो हो जानी है यूनिफॉर्मली, तो 15 में 6 ऐड करने पे हो जाएगा 21। सो ये हो गया 21 सेकेंड्स। तो यदि हम बात करें इस ग्राफ की, तो इस ग्राफ से हमें निकालना है टोटल डिस्टेंस। तो वी टी ग्राफ का एरिया जो होता है वो डिस्टेंस देता है। तो अब हम यहाँ पर डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए एरिया कैलकुलेट करेंगे। सो डिस्टेंस इक्वल्स टू एरिया ऑफ वी टी ग्राफ। यदि हम बात करें इस ग्राफ की, तो इस ग्राफ में हमें तीन शेप्स को देखना है। सबसे पहले एक ट्राइंगल होगा, दूसरा एक रेक्टेंगल होगा, और तीसरा अगेन एक ट्राइंगल होगा। और इन तीनों का ही हमें एरिया लिखना है। सो एरिया के लिए हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल अगेन एरिया ऑफ ट्राइंगल 2। ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सो बेस 1 इंटू हाइट 1 प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू विड्थ, एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल 2 हो जाएगा हाफ इंटू बेस 2 इंटू हाइट 2। नाउ अब हम डायमेंशंस की बात करते हैं कि क्या क्या डायमेंशंस यहाँ होनी चाहिए। सो यदि हम डायमेंशंस की बात करें, तो ये जो बेस है ये 0 से स्टार्ट हुआ और 5 पे एंड हुआ, तो इसका लेंथ हो गया 5। यहाँ पर यदि हम देखें तो ये लेंथ 20 थी, तो इधर वाली लेंथ भी हो जाएगी 20। ये 5 से 15 तक जा रहा है, तो ये लेंथ हो गई 10। 15 माइनस 5 10 हो गया। अगेन ये लेंथ 20 हो जाएगी, क्योंकि सामने वाली लेंथ 20 है तो रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, तो दिस बिकम्स 20। अगेन 15 से 21 तक का लेंथ हो जाएगा 6 यूनिट, तो ये लेंथ हो गया 6। तो हाफ इंटू फर्स्ट वाले ट्राइंगल में बेस था 5, हाइट इज 20। सेकेंड वाले लेंथ के लिए दिस इज 10 एंड विड्थ हो गई यहाँ पर 20। थर्ड वाले बेस के लिए बेस इज 6 एंड हाइट इज 20। सो हमें बस थोड़ा सा इसको सॉल्व करना है। दिस गोज टू 10 एंड दिस ऑल्सो गोज टू 10, तो ये हो जाएगा 50 प्लस 200 प्लस 60। 60 एंड 50 310, 60 and 50 110 and plus 200 is 310. So answer is 310 meters. Move to the question number 10. क्वेश्चन नंबर 10 में वो हमें बता रहा है अ बस इज ट्रैवलिंग एट 36 किलोमीटर पर आवर व्हेन ड्राइवर सीज एन ऑब्स्टिकल 30 मीटर अहेड द ड्राइवर टेक 0.5 seconds to react before pressing the brake. Once the brake is applied, the velocity of the bus reduced with the constant acceleration of 2.5 meter per second square. Will the bus be able to stop before reaching the obstacle? तो एक बस थी, सिंपल, आगे एक ऑब्स्टिकल है। बस ड्राइवर ने जब ऑब्स्टिकल देखा तो उसका डिस्टेंस 30 मीटर था। 5 सेकंड लगे उसको, 0.5 सेकंड्स लगे उसको रिएक्ट करने में। उसने ब्रेक्स अप्लाई करे और वो बस जाके रुक गई।
हमें ये चेक करना है कि क्या वो बस ऑब्स्टिकल से पहले रुक गई या ऑब्स्टिकल के बाद रुकी या ऑब्स्टिकल से टकरा गई। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए हमें दो केसेस पे काम करना होगा। सबसे पहले उस 0.5 सेकेंड्स में जितना बस ने डिस्टेंस ट्रैवल करा हम उसको निकालेंगे। तो उसके लिए हम लिखेंगे डिस्टेंस ट्रैवल्ड फॉर 0.5 सेकेंड्स। सो स्पीड का फॉर्मूला हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड था 36 किलोमीटर पर आवर। नाउ फॉर 36 किलोमीटर पर आवर वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू मीटर पर सेकेंड। तो मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 5/18 से। डिस्टेंस की वैल्यू हमें जाननी है और टाइम था 0.5 सेकेंड्स। 18 को 36 से कट करा 2, 5 इंटू 2 होता है 10। 0.5 को डिनोमिनेटर से ड्रैग करके हम लेफ्ट हैंड साइड पे ले आए। सो डिस्टेंस का वैल्यू आ गया यहाँ से 5 मीटर। तो अभी 0.5 सेकेंड्स में बस ने कितना ट्रैवल कर लिया, 5 मीटर ट्रैवल कर लिया। यहाँ पर जाके बस ड्राइवर ने ब्रेक्स को अप्लाई करा। जब उसने ब्रेक्स को अप्लाई करा तो हम बोलेंगे इनिशियल वेलोसिटी तो 10 रही होगी, 10 मीटर पर सेकेंड। बट जैसे ही उसने ब्रेक्स अप्लाई करे फाइनल वेलोसिटी 0 हो जानी चाहिए थी। यस। एंड एक्सेलरेशन दे रखा है 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ थोड़ा सोचना चाहिए, जब वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो डी एक्सेलरेशन का केस है। डी एक्सेलरेशन का केस है तो एक्सेलरेशन होना चाहिए नेगेटिव। सो इस पूरे इंटरवल में उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा हमें अब इसको कैलकुलेट करना है। तो हमारे पास तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन होती हैं। फर्स्ट होती है v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। सेकेंड होती है s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एंड थर्ड वन इज v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यदि हम बात करें यहाँ पर तो यहाँ टाइम नहीं दिया हुआ इस क्वेश्चन में, तो हमें टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन लगानी है। सो फर्स्ट इक्वेशन में तो टाइम आता है और एस भी नहीं आता, मतलब डिस्टेंस, तो हमें ये यूज़ नहीं करनी। सेकंड वाले क्वेश्चन में एस तो आ रहा है, डिस्टेंस तो आ रहा है, बट यहाँ पर टाइम भी दिया हुआ है, तो टाइम हमें यूज़ नहीं करना क्योंकि टाइम क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है। तो हम यूज़ करेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। सो जैसे ही मैंने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाया मेरा एस कैलकुलेट होके आ जाएगा। वी का वैल्यू 0, यू का वैल्यू 10 का स्क्वायर, 2 इंटू माइनस 2.5 इंटू एस। 10 square is 100. This becomes 5s. 5s goes to the left hand side. So 5s becomes equals to 100 and s का वैल्यू आ जाएगा 20 मीटर। तो ब्रेक अप्लाई करने के बाद उसको और कितना डिस्टेंस चलना पड़ा, 20 मीटर चलना पड़ा, तब जाके बस यहाँ पर रुक गई। तो क्या हम बोल सकते हैं बस ऑब्स्टिकल से पहले ही रुक गई? तो जवाब है हाँ, बिल्कुल। तो हम लिखेंगे यस, बस स्टॉप्स after traveling 25 meter before reaching the obstacle. So this was the answer of question number 10. Move to the question number 11. So question number 11 is, a student said the earth moves around the sun. In this context, discuss whether an object kept on the earth can be considered to be at rest. तो क्वेश्चन में ये बोला हुआ है, एक स्टूडेंट ने कहा कि जैसे कि अर्थ रिवॉल्व करती है अराउंड द सन, सो दिस इज सन एट द सेंटर एंड दिस इज आवर अर्थ। तो अर्थ रिवॉल्व करती है अराउंड द सन, तो अकॉर्डिंग टू द सन अर्थ तो मोशन में है, तो जो भी ऑब्जेक्ट अर्थ पे होगा क्या वो हमेशा मोशन में होगा? तो इस कमेंट को हमें डिस्कस करना है। तो इस कमेंट को डिस्कस करने के लिए हमें सबसे पहले फ्रेम ऑफ रेफरेंस को समझना चाहिए। फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो पोजीशन होती है जहाँ पर ऑब्जर्वर प्रेजेंट होता है, क्योंकि जब भी हम मोशन को स्टडी करते हैं तो दो चीज़ें हमें देखनी होती हैं। सबसे पहले ऑब्जर्वर कौन है और दूसरा ऑब्जर्विंग बॉडी कौन है, कि जिसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो उस ऑब्जेक्ट से इम्पॉर्टेंट उस ऑब्जर्वर की पोजीशन देखनी होती है कि वो पोजीशन कहाँ पर है। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने एक मूविंग बस बनाई और मूविंग बस के एग्जाम्पल में दो पर्सन है ए और बी। ये मेरे बस के अंदर है और बस मूव कर रही है। एक और पर्सन है सी नाम का जो रोड पर है। यदि हम बात करें ए के मोशन की या ए के स्टेट की, तो ए का स्टेट बी भी ऑब्जर्व करेगा एंड ए के स्टेट को सी भी ऑब्जर्व करेगा
और स्टेट सिर्फ दो ही हो सकती हैं, या तो रेस्ट या फिर मोशन। तो यदि हम ए के स्टेट को ऑब्जर्व करें अकॉर्डिंग टू सी, तो सी तो रोड पे खड़ा था, बस मूव कर रही थी, तो ए भी क्या लगेगा उसको, मोशन में लगेगा। बट बी यदि ऑब्जर्व करने लगा ए को, तो बी भी उस मूविंग बस के अंदर है और ए भी उस मूविंग बस के अंदर है, तो बी को लगेगा कि ए कौन है, रेस्ट में है ए। तो क्या ए का स्टेट रेस्ट और मोशन दोनों है सेम टाइम पर? तो यस, जवाब बिल्कुल यही है कि ए का स्टेट रेस्ट भी है और उसी सेम टाइम पर मोशन में भी है। वो डिपेंड किस पे कर रहा है, वो डिपेंड कर रहा है कौन सा ऑब्जर्वर उसको ऑब्जर्व कर रहा है और वो ऑब्जर्वर किस जगह प्रेजेंट है, किस फ्रेम में प्रेजेंट है। बी उसी मूविंग फ्रेम में प्रेजेंट था जिस फ्रेम में ए था, तो बी ने ए को देखा रेस्ट पोजीशन में। बट सी डिफरेंट फ्रेम में था ऑन द रोड, तो सी को लगा ए किसमें, मोशन में। तो पूरा का पूरा जो रेस्ट एंड मोशन का टॉपिक है, ये डिपेंड करता है ऑब्जर्वर के फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे, कि ऑब्जर्वर का फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहाँ पर है, ऑब्जर्वर किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है। सेम हम इसी एग्जाम्पल को चेंज कर सकते हैं, बस को मैं चेंज कर दूं अर्थ से और इस रोड को चेंज कर देता हूं आउटर स्पेस से, तो ऑब्जेक्ट आउटर स्पेस में हो गया और अर्थ पे कौन कौन हो गए, ए और बी। ये सी है आउटर स्पेस में, तो सी के अकॉर्डिंग ए किस में होगा, मोशन में होगा, बिकॉज अर्थ इज रिवॉल्विंग एंड रोटेटिंग ऑन इट्स ओन एक्सिस। तो ये दोनों ही मोशन कर रही है अर्थ, तो सी ए को देखेगा और बोलेगा कि आप मोशन में हो। बट जब बी ए को ऑब्जर्व करेगा तो बी ए को बोलेगा आप रेस्ट में हो। तो इसका मतलब ए का पोजीशन क्या है, ए का स्टेट क्या है, तो ए का स्टेट दोनों है, रेस्ट भी है और मोशन भी है। ए के बी के अकॉर्डिंग रेस्ट में, बट सी के अकॉर्डिंग मोशन में। So this is a type of thing which we have to understand कि रेस्ट और मोशन कोई अलग अलग चीज नहीं है, दे आर रिलेटिव टर्म्स। कोई भी ऑब्जेक्ट सेम टाइम पर रेस्ट में और मोशन में दोनों में हो सकता है। इट टोटली डिपेंड्स कि उसको ऑब्जर्व कौन कर रहा है, ऑब्जर्वर किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर है। सी का फ्रेम ऑफ रेफरेंस आउटर स्पेस था, तो सी को लगा ए रेस्ट में नहीं मोशन में, और बी का फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑन द अर्थ है जिसमें ए प्रेजेंट है, तो बी कहेगा ए को कि आप रेस्ट में हो। तो ए का स्टेट क्या हुआ, तो हम जवाब देंगे दोनों, रेस्ट भी है और मोशन भी है। अकॉर्डिंग टू बी इट इज रेस्ट एंड अकॉर्डिंग टू सी इट इज इन मोशन। सो इस आंसर को फ्रेम करते हैं सबसे पहले जल्दी से। हम बोलेंगे अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट, Earth moves around the sun so if sun is act as frame of reference of observer, then the objects seen on earth, yeah, objects present on earth seems to be in motion, seems to be in motion. But if we took earth as frame of reference of observer, all the objects present on earth seems to be in rest. यहाँ पर हम एक छोटा सा और ऐड कर सकते हैं नोट कि देन ऑब्जेक्ट प्रेजेंट ऑन अर्थ सीम्स टू बी इन मोशन बिकॉज फ्रॉम सन होल अर्थ इज इन मोशन। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बस थोड़ा कॉन्सेप्चुअल था। मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 12। So question number 12 is saying the velocity time graph from 0 to 120 seconds for a cyclist is shown in the figure. Shade the area in different colors representing the displacement of the cycle when the cyclist is moving with constant velocity. Second part है when the velocity of the cyclist is decreasing.
सो मैं ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ 4.30, ये वाला ग्राफ है 4.30 का। अगेन आई एम ड्रॉइंग द ग्राफ। तो इस तरीके से वो कुछ दिखाने की कोशिश कर रहा है कि 0 पर जब टाइम था तो वेलोसिटी भी 0 थी। फर्स्ट 20 सेकेंड्स में उसका वेलोसिटी हो गया 3 मीटर पर सेकेंड। दिस इज अ वीटी ग्राफ। फिर वो 100 सेकेंड तक ट्रैवल करा कांस्टेंट वेलोसिटी से, और फिर यहाँ पर वेलोसिटी जाके डिक्रीज हो जाती है 120 सेकेंड्स तक। तो हमें शेड करना है वो वाला ग्राफ का एरिया जिसमें साइक्लिस्ट जो है कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो कांस्टेंट वेलोसिटी से तो यही वाला पार्ट है जिसको हम शेड कर रहे हैं। सो दिस इज द एरिया, हमने इसको शेड कर दिया। दूसरा, जब वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है उसको भी शेड करना था, तो उसको भी हम शेड कर देते हैं इस तरीके से। दिस इज द एरिया। सो दीज आर द टू एरियाज विच वी नीड टू शेड। अब आगे क्वेश्चन में बोल रहा है कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट एंड एवरेज एक्सेलरेशन इन 120 सेकेंड्स टाइम इंटरवल। 120 सेकेंड्स के टाइम इंटरवल में एवरेज एक्सेलरेशन भी बताना है और डिस्प्लेसमेंट भी कैलकुलेट करना है। तो एवरेज एक्सेलरेशन के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एवरेज एक्सेलरेशन ही कैलकुलेट कर लेता हैं। एवरेज एक्सेलरेशन के लिए फॉर्मूला हो जाएगा टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। सो टोटल चेंज इन वेलोसिटी कितना हुआ, इनिशियल वेलोसिटी 0 थी और फाइनल वेलोसिटी ये यदि हम मेजर करेंगे ग्राफ से तो ये 2 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। सो इट बिकम्स 2 माइनस 0 अपॉन 120 बिकॉज टोटल टाइम 120 सेकेंड्स था, तो हो जाएगा 2 अपॉन 120। योर आंसर विल बी 1/60 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो दिस इज द आंसर ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन। बात करें फर्स्ट पार्ट की, हमें टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालना है, टोटल डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए हमें 3 एरियाज को कैलकुलेट करना पड़ेगा बिकॉज वीटी ग्राफ का एरिया ही हमें क्या बताता है, डिस्प्लेसमेंट। सो डिस्प्लेसमेंट को कैलकुलेट करने के लिए हमें एक तो निकालना चाहिए एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, बिकॉज लास्ट शेप इज ट्रेपीजियम। ये जो शेप बनाई है हमने 100 से 120 सेकेंड्स पे ट्रेपीजियम है। यदि हम बात करें एरिया ऑफ ट्राइंगल की तो फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू विड्थ, एंड एरिया ऑफ ट्रेपीजियम होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। सो यदि हम इसका विड्थ को कैलकुलेट करें तो ये 0 से 20 तक 20 हो जाएगा। सो बेस इज 20, और हाइट देखें तो हाइट ये 3 सेंटीमीटर या 3 यूनिट्स के इक्वल है बिकॉज 3 मीटर पर सेकेंड थी स्पीड, तो ये 3 यूनिट हो जाएगी। सिमिलरली लेंथ 20 से लेके 100 तक लेंथ को हम कैलकुलेट करेंगे तो ये 80 हो जाएगा। और बेस की बात करें तो ये बेस जो है ये 10, विड्थ जो है ये विड्थ 3 यूनिट का हो गया क्योंकि ये 0 से 3 तक चले गया ना, तो 3 यूनिट। अब हम बात करते हैं ट्रेपीजियम की, तो ट्रेपीजियम को मैं दोबारा ड्रॉ कर देता हूँ। दिस इज अ काइंड ऑफ ट्रेपीजियम वी आर सीइंग। तो ये जो लेंथ है ये 3 होगी, ये लेंथ हमारी 2 हो जाएगी, ये हमारा परपेंडिकुलर होता तो इससे हमारा ये बेस निकल जाना चाहिए। 120 से 100 के बीच में बेस हो जाता है 20 यूनिट का। तो हाफ इंटू पैरेलल साइड्स हो गई 3 + 2 एंड हाइट हो गई 20। सो जस्ट हमें इसको सॉल्व करना है। दिस बिकम्स 10 एंड दिस बिकम्स 10। तो ये हो जाएगा 30 + 240 + 50। 50 and 30 is 80, आंसर इज 320 मीटर्स। सो ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, और हमने एक्सलेशन तो कैलकुलेट कर ही लिया 1/60 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 3rd। So this is question number 13. A girl is preparing for the first marathon by running on a straight road. She uses a smartwatch to calculate her running speed at the different time intervals. The graph depicts her velocity versus time graph. Estimate the running distance based on the graph. Estimate करना है हमें रनिंग डिस्टेंस कितना होना चाहिए ग्राफ के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। तो यदि हम ग्राफ देखें तो बहुत ज़्यादा रेगुलर पैटर्न्स नहीं है ग्राफ में, हमें उसको थोड़ा समझना पड़ेगा। तो यदि हम थोड़ा सा भी उसको अच्छे से देखेंगे ना ग्राफ को, तो इस ग्राफ में कुछ ऐसे ऐसे लाइंस नज़र आ रही हैं। पहले वो स्ट्रेट थी, फिर वो थोड़ा राइजिंग हो गई,
फिर ये थोड़ा सा राइजिंग हो गई वेलोसिटी, फिर अगेन ये कांस्टेंट हो गई यहाँ से, फिर कांस्टेंट थोड़ा ज़्यादा बना दिया मैंने, फिर ये थोड़ा सा डाउनवर्ड की तरफ गई और फिर अगेन कांस्टेंट हो गई इस तरीके से। सो हमें यहाँ पर इसका एस्टिमेट करना है कि इसका डिस्टेंस कितना आएगा, रनिंग डिस्टेंस। तो हम थोड़ा सा भी इसको कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ से ये जो वैल्यू आएगी 29/4 आएगी। मैंने इसको करा कैसे, इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ मैं समझाने के लिए। तो यहाँ पर तुम देखोगे तो 0 से 2.5 तक 2 बॉक्सेस हैं। तो यदि मैं 2.5 को 2 सेंटीमीटर से डिवाइड करता तो वो आ जाता 1/8। तो हर एक बॉक्स की जो वैल्यू है वो 1/8 1/8 1/8 है वाई एक्सिस पे, और एक्स एक्सिस पे हर एक बॉक्स की वैल्यू 1 सेकेंड 1 आवर है, क्योंकि 0 से 2 तक 2 बॉक्सेस आ रहे हैं यहाँ पर पूरे पूरे 1 सेंटीमीटर के। तो हम इसको बोलेंगे कि वो 0.2 से 0 से 2 तक 2 बॉक्सेस हैं, तो हम उसको 1 आवर को 1 बॉक्स बोलेंगे। तो यहाँ पर जब ये 1/8 है, तो मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पर छोटे छोटे बॉक्सेस को माइनस करा तो 29.4 आएगा। और इस वाली वैल्यू को यदि हम देखेंगे, तो इस वाली वैल्यू को देखेंगे तो ये आंसर 7 आएगा। यहाँ पर मैं थोड़ा सा उसको और सही से लिख देता हूँ। मैंने बहुत ज़्यादा टेक्निकली सॉल्व करा है इसको, तब जाके ये समझ में आया है। तो ये गया 29/4, ये था 7, और ये जो मैक्सिमम वैल्यू है ये 7.5 है। तो यदि हम इसको थोड़ा सा भी अच्छे से समझने की कोशिश करें, तो सबसे पहले तो मिलेगा मुझे एक रेक्टेंगल, फिर मिलेगा मुझे एक ट्रेपीजियम, फिर मुझे मिलेगा एक दोबारा एक रेक्टेंगल, फिर मिलेगा एक और ट्रेपीजियम, फिर मिलेगा मुझे एक दोबारा रेक्टेंगल। तो इस शेप को पूरे को कैलकुलेट करना है हमें। सो यहाँ पर भी कुछ वैल्यूज अपने को प्लॉट करनी है। तो अगेन एक बिग बॉक्स जो है वो 1 आवर के इक्वल है, तो एक स्मॉल छोटा सा बॉक्स जो है वो 0.2 आवर के इक्वल है। तो यहाँ पर ये जो वैल्यू आएगी वो 0.8 आ जाएगी, ये वैल्यू यहाँ पर 1.6 आ जाएगी, ये वैल्यू यहाँ पर 3 आ जाएगी, ये वैल्यू 5.6 हो जाएगी, और ये वैल्यू 7.6 हो जाएगी। तो इसके अकॉर्डिंग हमें बस सॉल्व करना है। तो यहाँ से हम देखें तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो हो जाता है वो यहाँ से हो जाता है 0.8 लेंथ इंटू विड्थ, और ये विड्थ होती 29/4। फिर नेक्स्ट वाले के लिए हम देखते तो यहाँ पर ट्रेपीजियम में बेस की ये जो हाइट की वैल्यू है, ये हाइट की वैल्यू होती है 0.8, और यहाँ विड्थ हो जाती है 29/4 प्लस 7.5। 7.5 को 15/2 लिख सकते हैं हम। फिर इस रेक्टेंगल की बात करें तो इस रेक्टेंगल में ये जो विड्थ होती 3 माइनस 1.6 दैट इज 1.4, एंड ये जो लेंथ हो जाती 7.5। फिर यदि हम इस ट्रेपीजियम की बात करें तो 5.6 माइनस 3 दैट इज 2.6, तो इसकी हाइट 2.6 होती, और पैरेलल साइड्स की लेंथ होती 7.5 एंड 7, तो उसको हम लिखते हैं 7.5 प्लस 7। लास्ट हम देखें तो इस वाले रेक्टेंगल के लिए ये लेंथ 2 हो जाती और ये लंबाई 7 होती, तो हम इसको लिखते हैं 2 × 7। तो बस हमें इस पूरे न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है, इस पूरे न्यूमेरिकल पार्ट को, और आंसर आ जाएगा मीटर्स में। तो ये एस्टिमेटेड वैल्यू आएगी, ये कोई परफेक्ट वैल्यू नहीं है। काफ़ी लोग इसको बिल्कुल एकदम स्ट्रेट मान के या 2 रेक्टेंगल मान के कर सकते हैं, बट वो तरीका ज़्यादा इतना अच्छा सुटेबल नहीं है। ये बहुत ज़्यादा एक्यूरेट लेवल को मैंने कोशिश करी है सॉल्व करने की। नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में वो कह रहा है, अब ऑन एंटरिंग अ स्ट्रेट हाईवे a car continued to move with a constant velocity of 6 मीटर पर सेकेंड फॉर 2 मिनट्स। तो एक स्ट्रेट हाईवे पे कार 6 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से मूव कर रही है 2 मिनट के लिए। 2 मिनट का मतलब होता है 120 सेकेंड्स, तो मैंने यहाँ बना दिया 120 सेकेंड्स। ये टाइम ग्राफ है और इधर वेलोसिटी एक्सिस है। तो ये 6 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 में
अगेन आगे लिखा हुआ है फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कार ऑन अ स्ट्रेट हाईवे इन 2 मिनट 6 सेकेंड्स। मैंने एक मिस कर दिया एक लाइन। देन द एक्सलरेशन विद द कांस्टेंट एक्सलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर 6 सेकेंड्स। तो अगले 6 सेकेंड्स तक वो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की कांस्टेंट एक्सलरेशन से मूव करा, तो वेलोसिटी राइज हो जानी चाहिए थी, तो मैंने वेलोसिटी का राइज दिखा दिया और ये टाइम है 126 सेकेंड। तो हमें यहाँ कैलकुलेट करना है कि डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ कार का 2 मिनट 6 सेकेंड्स तक। तो इसके लिए हमें दो इंटरवल्स पे बात करनी पड़ेगी, पहले 120 सेकेंड्स तक, तो हम लिखेंगे डिस्टेंस ट्रैवल इन 120 सेकेंड। तो यहाँ सीधा सीधा फॉर्मूला होता है वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम और डिस्टेंस अपॉन टाइम, बिकॉज वो सेम लाइन में मूव कर रही है तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सेम होता। तो वेलोसिटी 6, डिस्प्लेसमेंट वी नीड टू कैलकुलेट एंड टाइम इज 120, तो ये आंसर आ जाएगा 720 मीटर्स। सेकंड वाले पाथ के लिए इनिशियल वेलोसिटी हमने 6 मीटर पर सेकंड माननी है, फाइनल हमें नहीं पता बट हमें टाइम पता है, तो हम यहाँ थोड़ा सा डेटा लिख लेते हैं। इस 120 सेकंड पे हम इनिशियल वेलोसिटी मानेंगे, तो u को हमने 120 सेकंड्स बोला, 120 सेकंड्स नहीं 6 मीटर पर सेकंड बोला। फिर हमें एक्सलेशन दिया हुआ है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और कितने टाइम तक उसने एक्सलरेट करा, 6 सेकंड्स तक उसने एक्सलरेट करा, क्योंकि 120 से 126 सेकंड्स तक बोलते हैं हम उसको 6 सेकंड्स। अब हमें फाइनल वेलोसिटी नहीं दिया हुआ, तो मैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाऊंगा s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जिससे मुझे ये डिस्टेंस कैलकुलेट हो जाएगा। तो इस डिस्टेंस के लिए मैं लिखूंगा 6 इंटू 6 प्लस हाफ इंटू 1 इंटू 6 स्क्वायर, दिस बिकम्स 36 प्लस 6 का स्क्वायर होता है 36, 36 का हाफ करता तो ये जाता 18, दिस बिकम्स 54 मीटर। तो फाइनल आंसर जो होगा, फाइनल आंसर के लिए हम क्या करेंगे, दोनों डिस्टेंसेस को ऐड कर देंगे, तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 54 प्लस 720, ये हो गया 774 मीटर्स। सो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 15। Question number 15 is saying two cars A and B start moving with the constant acceleration from rest in a straight line. Car A attains a velocity of 5 meter per second in 5 seconds and car B attains a velocity of 3 meter per second in 10 seconds. Plot the velocity time graph for both the cars on the same graph paper. Using the graph, calculate the displacement mentioned in the two time intervals. उन्होंने एक हिंट भी लिख रखा है, कैलकुलेट द एक्सलरेशन इन बोथ द केसेस देन कैलकुलेट देयर वेलोसिटीज एट 5 इंस्टेंट्स ऑफ द टाइम टू प्लॉट द ग्राफ। तो हमें एक बार हिंट को फॉलो कर देना चाहिए। वैसे मैं बिना हिंट के भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूँ एक दूसरे तरीके से। पहले मैं उसी तरीके को बता देता हूँ, दूसरे तरीके को मैं जो हिंट में लिखा हुआ है मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा इसके बाद। तो यहाँ पर इनिशियली दोनों के दोनों रेस्ट से मूव कर रहे हैं, तो यदि हम बात करें कार ए के लिए, तो कार ए के लिए मैं दो इंटरवल्स बनाऊंगा, सिर्फ दो वैल्यूज लिखूंगा, यहाँ वेलोसिटी और यहाँ टाइम। जब वेलोसिटी ज़ीरो थी तो टाइम भी ज़ीरो था, बट 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी अचीव हो गई 5 सेकंड्स में, सो ये हो गए 2 पॉइंट्स। अगेन कार बी के लिए बात करें यदि हम, तो इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो ही बोलेगी है, तो वेलोसिटी ज़ीरो टाइम ज़ीरो पर, बट उसने 3 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी अचीव कर ली इन 10 सेकंड्स। तो अगेन हम इसका ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं डायरेक्टली इसी डेटा को यूज़ करके। सो ये हो जाएगा, हम इसमें 5-5 का इंटरवल यूज़ कर सकते हैं क्योंकि टाइम 0, 5, 0, 10, तो हमने 5-5 का इंटरवल यूज़ कर लिया। दिस इज़ 5, दिस इज़ 10, 1 सेंटीमीटर 5 यूनिट्स या 5 सेकेंड्स के बराबर है। और हम वेलोसिटी में स्केल यूज़ कर लेते हैं 1-1 का, 1, 2, 3, 4, 5। तो कार ए के लिए 0, 0 था पॉइंट और एक पॉइंट था 5,5, so this is 5,5 and this straight line shows the graph of car A. एंड सेकंड कार बी के लिए 0, 0 से शुरू करना है, बट टाइम 10 सेकेंड्स होने पर वेलोसिटी थी 3 यूनिट्स, सो दिस इज 3 यूनिट, 3 मीटर पर सेकेंड,
सो दिस इज द ग्राफ ऑफ कार बी। तो हम यहाँ इसको मेंशन भी कर देंगे, दिस इज कार ए एंड दिस इज कार बी। हमें बाकी इंटरवल्स निकालने की ज़रूरत नहीं हुई। इसके बाद हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करना था। तो डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने के लिए वीटी ग्राफ का एरिया निकालना होगा। तो वीटी ग्राफ के एरिया के लिए हम डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे कार ए के लिए, डिस्प्लेसमेंट ऑफ कार ए। सो मैं ट्राइंगल्स को नाम दे देता हूँ, दिस इज पॉइंट ओ, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी। और कार बी के लिए नाम देते हैं, दिस इज पॉइंट ओ, दिस इज पॉइंट सी एंड दिस इज पॉइंट डी। सो डिस्प्लेसमेंट फॉर कार ए इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी, हाफ इंटू बेस होता है यहाँ पर ओ बी और हाइट हो जाती ए बी। यहाँ पर यदि हम देखें तो ये बेस की वैल्यू 5 है और हाइट की वैल्यू भी 5 है। तो आंसर आ जाता है 25/2, दैट इज 12.5 मीटर। यदि हम बात करें कार बी के लिए, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ कार बी दैट विल बी द एरिया ऑफ ट्राइंगल OCD। OCD कार के लिए बेस हो जाता है 10 एंड हाइट विल बी 3, सो दिस आंसर विल बी 15 मीटर्स। हम इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते थे। दूसरा तरीका क्या था कि हम एक्सेलरेशन कैलकुलेट करते कार ए का। एक्सेलरेशन आ जाता 5 - 0 अपॉन 5 - 0, दैट इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। सो ये आ गया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हम हर एक इंटरवल पे कैलकुलेट करते उसका वेलोसिटी, कि इनिशियल वेलोसिटी था 0 मीटर पर सेकेंड, तो आफ्टर 1 सेकेंड वेलोसिटी हो जाएगा 0 प्लस 1 इंटू 1, दैट इज़ 1। फिर 2 सेकेंड्स बाद उसका वेलोसिटी हो जाता 0 प्लस 1 इंटू 2, दैट इज़ 2 मीटर पर सेकेंड। 3 सेकेंड्स बाद हो जाता उसका वेलोसिटी 0 प्लस 1 इंटू 3, दैट इज़ 3 मीटर पर सेकेंड। तो हम पूरा चार्ट बनाते 0, 1, 2, 3, 4, 5 सेकेंड्स तक। सिमिलरली हमें कार बी के लिए करना होता, फिर जाके वो पॉइंट्स प्लॉट होते हैं और उसके बाद हम उसको ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। थोड़ा लेंदी मेथड है वो, बट वो मेथड भी बहुत अच्छा है। मैंने थोड़े शॉर्टकट मेथड से कर दिया इस क्वेश्चन को। मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 16। So question number 16 is saying Rohan studies science from 6 p.m. to 7:30 p.m. at home। तो वो 6 बजे से 7:30 बजे तक साइंस पढ़ रहा है। तो 6 बजे ऐसा कुछ सीन होगा घड़ियों का, क्योंकि हमें वॉच दे रखी है तो मैंने वॉच बना दी पहले से ही। और 7:30 पे ये आर हैंड तो इधर होगा और मिनट हैंड होगा यहाँ पर एट 7:30। एंड एट 6 o'clock एक आर हैंड की जो वैल्यू होगी वो 6 पे होगी और मिनट हैंड होगा 12 पे। सो आर हैंड छोटा होता है, मिनट हैंड बड़ा होता है, मैंने इसी तरीके से बनाया है। सो दिस इज 6 o'clock एंड दिस इज 7:30। आगे क्वेश्चन लिख रखा है कंसीडर द टिप ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल, कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल। कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा होगा मिनट हैंड के टिप ने। तो मिनट हैंड की टिप की बात करें तो मिनट हैंड मूव कर रहा है 6 से 7:30 तक। कैसे मूव करा होगा उसने, पहले वो मूव करा होगा पूरा एक चक्कर, फुल एक कंप्लीट राउंड में वो 7 पे आ गया होगा, 7 o'clock बन गए होगा। सो दिस इज मिनट हैंड एंड दिस इज आवर हैंड। फिर उसने हाफ राउंड और कवर करा जिससे वो क्या हो जाए 7:30 हो जाए। तो डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल, इट्स अ 1 कंप्लीट राउंड दैट इज सरकमफेरेंस एंड हाफ कंप्लीट राउंड और हाफ राउंड और है। सो हम इसको लिखेंगे कितने राउंड कंप्लीट हो गए, 1 तो पूरा हो गया और आधा और हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक, तो हम उसको 1.5 बोल सकते हैं। तो डिस्टेंस हो जाएगा 1.5 इंटू सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2πr। उन्होंने रेडियस दी हुई है क्वेश्चन में 7 सेंटीमीटर। सो ये हो जाएगा 1.5, 1.5 इंटू 2 होता है 3, 3 इंटू 22/7 इंटू 7, 7 से 7 कैंसिल आउट, 22 इंटू 3 हो गया 66 सेंटीमीटर्स। बात करें डिस्प्लेसमेंट की, सो मिनट हैंड का इनिशियल पॉइंट क्या था 12 एंड मिनट हैंड का फाइनल पॉइंट क्या था, मिनट हैंड का फाइनल पॉइंट था 6। तो क्या इसका जो नेट डिस्प्लेसमेंट है वो 12 से 6 तक स्ट्रेट लाइन ज्वाइन होगा, बिल्कुल। सो नेट डिस्प्लेसमेंट इज फ्रॉम 12 to 6 इन अ स्ट्रेट लाइन।
अब इस का लेंथ दे रखा है, मिनट हैंड का लेंथ था 7, तो सेंटर से 12 तक का लेंथ भी 7 और सेंटर से 6 वाले नंबर का भी लेंथ 7 हो जाएगा। तो नेट डिस्प्लेसमेंट हो गया यहाँ पर 14 मीटर, 14 सेंटीमीटर्स। सो 14 सेंटीमीटर के बाद नाउ थर्ड वन इज स्पीड। स्पीड कैलकुलेट करने के लिए हमें स्पीड का फॉर्मूला यूज करेंगे, डिस्टेंस अपॉन टाइम, दैट इज 66 अपॉन टोटल टाइम कितना लगा, 1 घंटा 6 से 7 और फिर 7:30 तक, तो वो 1.5 आवर हो गए। तो उसको 1.5 आवर्स को सेकंड्स में कन्वर्ट कर लेंगे बाय मल्टीप्लाइंग 3600, बिकॉज 1 मिनट 1 घंटे में 3600 आवर्स होते हैं, तो 1.5 आवर्स में हो जाएंगे 1.5 इंटू 3600। तो हमने डेसिमल हटाया, ऊपर 10 लगा दिया। इसको बस आप सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा क्लियरली। यदि हम बात करें फोर्थ वाले पार्ट की, वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। सो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम के लिए डिस्प्लेसमेंट था 14 सेंटीमीटर एंड अगेन टाइम इज 1.5 इंटू 3600, तो ये भी आ जाएगा सेंटीमीटर पर सेकेंड्स में। तो इन दोनों को जस्ट सॉल्व करना है, वो आप कर लेंगे। तो यहीं तक थे ये क्वेश्चंस। कैसा लगा इन क्वेश्चंस का डिस्कशन कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस पूरे इन्फानाइट बोर्ड का पेज पीडीएफ फॉर्मेट में भी पेस्ट कर दूंगा, अब वहाँ से भी इस आंसर्स को कॉपी कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।